तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 किसका? वही 1991 से आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति, ठीक है। पार्ट 3 कोशिश करेंगे इस पार्ट में मैक्सिमम खत्म कर देंगे इसको, और कुछ अगर बचा कुचा रह जाए तो नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे, वरना यही भी खत्म कर देंगे। क्लियर ना? चलो वैश्वीकरण की बात करते हैं। यानी हमने लिबरलाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, और अब जो बारी है वो है ग्लोबलाइजेशन की। किसकी? वैश्वीकरण की है, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण क्या करता है? ये बाजारी शक्तियों के माध्यम से, यानी जो मार्केट की जो पावर्स है, मार्केट की जो फोर्सेस है, यानी डिमांड सप्लाई के थ्रू ये क्या कर रहा है? घरेलू अर्थव्यवस्था को, यानी जो आपकी जो इकोनॉमी, जो आपका जो देश है, उसको क्या कर रहा है? शेष विश्व के साथ एकीकृत, यानी जोड़ने की, एकीकृत करने की क्या कर रहा है? एक प्रक्रिया है। ध्यान समझिए, वैश्वीकरण बाजारी शक्तियों के माध्यम से, यानी मार्केट फोर्सेस के माध्यम से अर्थव्यवस्था को, कौन सी अर्थव्यवस्था? घरेलू अर्थव्यवस्था को शेष विश्व, यानी जो बाकी जो संसार है, नहीं हमारा देश छोड़ करके, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया को छोड़ के जितनी भी बाकी जगह है वो सारा शेष विश्व हो गया। अगर मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं तो अमेरिका घरेलू हो जाएगा, मान के चलो। तो अमेरिका को छोड़ करके बाहर का जितना भी होगा सारा शेष विश्व होगा अमेरिका के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। रशिया के अकॉर्डिंग, रशिया को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंट्रीज होगी, इवन इंडिया भी उसके लिए क्या होगा? रशिया के लिए शेष विश्व का पार्ट बनेगा। क्लियर है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता कई बार। आगे, यह वास्तव में उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का परिणाम है। यानी जो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां लाई गई थी, इसी के कारण हमारा वैश्वीकरण देखने को मिलता है कि उदारीकरण ने सारी जो लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग जो फालतू ड्रामेबाजी थी उनको खत्म कर दिया था। जो निजीकरण था, इसने भी क्या करता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल हट करके निजी लोगों के हाथों में आ गया था, जिससे क्या सप्लाई एंड ऑल बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। अब एक दोनों का काम ही यही था। इसमें काफी सारे सुधार आपने उदारीकरण में पढ़े मेरे साथ। इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा था? आप शेष विश्व के साथ, वहां पे तो निर्यात निर्यात कर रहे थे ना, शेष विश्व के साथ भी तो आप क्या कर रहे हो? डील कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। तो इन्हीं के कारण तो हुआ है। अब जब प्राइवेट लोगों के हाथ में कोई चीज आएगी तो वो क्या करेंगे? प्रॉफिट मोटिव से बाहर देश से भी तो क्या करेंगे? डीलिंग करेंगे। तो जो ये वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ना, ये वैसे किसका परिणाम है? ये उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व अर्थव्यवस्थाओं को, किस पे? इंटरनेशनल लेवल पर ये विश्व अर्थव्यवस्थाओं को, जो बहुत सारी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, संसार में, ठीक है ना, को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से एक दूसरे के क्या लाता है? समीप लाने की एक प्रक्रिया है। यानी अगर मैं बात करूं इसकी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये विश्व अर्थव्यवस्थाओं के, यानी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं, जितनी भी कंट्रीज हैं, इनको आर्थिक तथा सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप ला रहे हैं, यानी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा एक ग्लोबल, एक ग्लोब देखा ना आपने, वैसे पूरा ग्लोब जिसमें पूरा वो सब कुछ होता है, तो वैसे उसको पूरा क्या एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं, समीप लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे प्रत्येक देश क्या बन जाए? वैश्विक विकास का एक हिस्सा बन जाए, वैश्विक विकास का एक हिस्सा यानी तत्व बन जाए। बेटा देखो, डेफिनेशन बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए मैं बोलना क्या चाहता हूं। बेटा ध्यान से देखो, वैश्वीकरण बाजारी शक्तियों के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है। यह उदारीकरण तथा निजीकरण का ही परिणाम है। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे जो देश है, ठीक है, उनको आर्थिक तथा सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप लाने की प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे हर देश क्या बन सके? वैश्विक विकास का हिस्सा बन सके। समझ में आ गया? चलो, वैश्वीकरण की नीतियां पहला फटाफट से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ऊपर वाला सारा, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए उसे पूरी तरह से। अब बात करते हैं वैश्वीकरण की नीतियां। तो वैश्वीकरण के अंदर 5 नीतियों की बात की गई है। पहली नीति है विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि। अंश मतलब होता है इक्विटी, ठीक है ना, यानी इक्विटी की लिमिट में क्या करना? वृद्धि करना। दूसरा है दीर्घकालीन व्यापार नीति। दीर्घकाल मतलब लंबे टाइम के लिए। प्रशुल्कों में कमी, यानी टैरिफ के जो रेट्स थे उसे कम किया गया। परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना। परिमाणात्मक मतलब होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, है ना,
यानी ये क्या बोल रहा है, ये मात्रात्मक प्रतिबंधों की बात कर रहा है, क्लियर है ना, मात्रात्मक। आगे, और आंशिक परिवर्तनीयता, ठीक है ना, तो ये हमें 5 पॉइंट पढ़ना है। पहली बात करते हैं विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि। तो इसके अंतर्गत विदेशी निवेश की अंश सीमा को 40% से बढ़ाकर 51 से 100 के बीच में ला गया, यानी 100% भी दे दिया था बहुतों को, तो 51 से 100% कर दिया था किसको, अंश सीमा को, ठीक है ना। यानी जो इक्विटी की लिमिट थी, यानी इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना कंपनी में, तो जो इक्विटी की जो लिमिट थी वो 40% से बढ़ा करके 51 से 100 कर दी गई थी। इसके बीच में हो सकती थी, 100 भी हो सकती थी, ठीक है ना। बट ये जो बोला गया यहाँ पे 51 से 100 के बीच में बोला गया, कर दिया गया तथा उच्च प्राथमिकता, जो उच्च प्राथमिकता वाले 47 उद्योग थे, कितने, 47 उद्योग ऐसे थे जो उच्च प्राथमिकता वाले थे, उसमें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को यानी एफडीआई को कितना कर दिया, 100% तक की मंजूरी दे दी। बताओ बात को, देखो ना क्या है ये, आपको 1 नंबर के लिए बनने के लिए बहुत अच्छी चीज है इसमें। इसके अंतर्गत विदेशी निवेश की अंश सीमा को 40% से 51 से 100 के बीच में ला दिया। कुछ को तो 100 भी दे दिया था, कुछ को तो 100 भी दे दिया था। इन्होंने क्या कहा, उच्च प्राथमिकता वाले जो 47 उद्योग थे उनमें तो एफडीआई की लिमिट यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी जब एक देश दूसरे देश में निवेश करता है और उसके ऊपर उसका कंट्रोल भी आता है, हमने पढ़ा था ना उस वाली बुक में, तो एफडीआई जो है, ठीक है, की लिमिट 100% तक कर दी गई। और जो निर्यात व्यापार गृह होते हैं, निर्यात व्यापार गृह मतलब हो गया एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, ठीक है ना, व्यापार ट्रेडिंग, ग्रह मतलब हाउस, है ना, तो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैं, उनको भी 100% की लिमिट दे दी। बताओ निवेश की जो यहाँ पे सीमा कर दी वो 100% तक की दे दी, सीधा 100%। तो याद रखना, कोई पूछेगा निर्यात व्यापार गृहों में अंश सीमा कितनी बोली, 100%। 47 उद्योगों में एफडीआई की लिमिट 100% है और बाकियों को बोला था 51 से 100% के बीच में, है ना। सिर्फ 100 की लिमिट सिर्फ 47 को मिली है और इसको मिली है 100। डन। चलो, दीर्घकालीन व्यापार नीति, यानी इसमें क्या है, अब लंबे लंबे टाइम की व्यापार नीतियां बनाएगी, और वो कितना टाइम की होती थी, 5 वर्ष, यानी विदेशी व्यापार नीति बनाई, और विदेशी व्यापार नहीं किस तरह से व्यापार किया जाएगा, क्या पॉलिसी होगी, वो नीति बनाई, और उसको कितने सालों के लिए बनाई, 5 वर्ष के लिए। ये भी आपको टाइम याद रखना, 5 वर्ष है, क्लियर है। प्रशुल्कों में कमी, जब भी प्रशुल्क यानी टैरिफ रेट्स को कम किया जाता तो वो इसीलिए किया जाता ताकि जो देश दूसरे देशों के साथ व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये आपका क्या टैरिफ रेट्स कम कर देता है, आयात निर्यात को थोड़ा सस्ता कर देता है, जिससे हम दूसरे देश के साथ भी क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्लियर है। तो टैरिफ जो प्रशुल्क थे टैरिफ रेट से, उसको भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। डन हो गया, 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट हमारे पास है परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हटाना, यानी जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना, मात्रात्मक जो रिस्ट्रिक्शन थी, प्रतिबंध थे, उनको हटाया गया। और 2001 से सभी आयात मदों पर, आयात मद मतलब जो इंपोर्ट की मदें होती थी, मद मतलब आइटम्स, है ना, तो आयात की जो मदें होती थी उसे क्या कर दिया था, पर से हटा दिया गया। किसको, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को आयात मदों यानी इंपोर्ट आइटम से हटा दिया गया था। कब, 2001 से सभी आयात मदों पर से इसे हटा दिया गया था। किसको, परिमाणात्मक प्रतिबंधों को सभी आयात मदों से हटा दिया गया था 2001 में, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा आंशिक परिवर्तनीयता, देखो मैं क्यों ये पॉइंट्स बोल रहा हूं बेटा, याद इसलिए कर लो कि थ्योरी अगर आप पढ़ते हो तो आप एमसीक्यू हैंडल कर सकते हो, बट सिर्फ जो बच्चे दिमाग में बैठ हुए हैं कि नहीं वो सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे, बाकी चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, तो याद रखना उसे सिर्फ एमसीक्यू ही, मतलब जो वो पढ़ के जाएगा ना एमसीक्यू, सिर्फ उसे उतनी नॉलेज होगी। अगर एमसीक्यू चेंज हो गया ना भाई साहब, वो अटेंड नहीं कर पाएगा पेपर। बट जिसने चैप्टर पढ़ा होगा ना, फिर चाहे उसने एमसीक्यू ना भी पढ़ा हो, फिर भी वो अटेंड कर लेगा। तो मैं तो आपको चैप्टर भी दे रहा हूँ, एमसीक्यू भी दे रहा हूँ, दोनों साथ में दे रहा हूँ, तो आपको तो बल्ले बल्ले ना। तो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा प्लीज चैप्टर पढ़ो, चैप्टर में ही तो सब कुछ है, ठीक है। एमसीक्यू पढ़ के वो तीर नहीं मार देगा, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपने 50 पढ़े तो आपको सिर्फ 50 एमसीक्यू की नॉलेज होगी, बट आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पूरे एमसीक्यू की नॉलेज भी हो सकती है, और साथ में एमसीक्यू भी पढ़ोगे जो मेरे साथ हुए, यही पॉइंट्स आप एमसीक्यू में लिखे जाते हैं। तो अगर एमसीक्यू पढ़ते हो तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है ना, बट सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे बैठना गलत है। एमसीक्यू हमेशा कहता है कि डीप नॉलेज चाहिए, एमसीक्यू कभी हवा में नहीं होते, डीप नॉलेज चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है ना। आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब होता है, इसका अभिप्राय बाजार कीमत पर यानी मार्केट के जो प्राइस है उस पर विदेशी करेंसी को खरीदने तथा बेचने से है। इससे अभिप्राय बाजार कीमत पर यानी जो मार्केट में जो भी रेट चल रहे हैं उस पर विदेशी करेंसी को खरीदना तथा बेचने से है, यानी बाहर की करेंसी को खरीदना बेचना।
बट याद रखना जो भी आप करेंसी खरीद या बेच रहे हो मजे के लिए नहीं करना बेटा, वो विदेशी सौदों के लिए करना है। यानी जो आप बाहर वाले देश के साथ जो भी सौदे कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन जो कर रहे हो ना, उसके लिए आप करेंसी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है ना, बाजार कीमत पर, उसे कहते हैं आंशिक परिवर्तनीयता। मगर इसके अंतर्गत पूंजी संबंधी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, पूंजी संबंधी सौदों को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आंशिक परिवर्तनीयता जो थी उसमें पूंजी संबंधी सौदों को शामिल ही नहीं किया गया था। तो सिर्फ किसको शामिल किया गया था? इन 3 चीजों को शामिल किया गया था। तो ये 3 चीजें शामिल थी, बाकी ये शामिल नहीं था। कौन सा वाला? पूंजी वाला। दोबारा देखते हैं। आंशिक परिवर्तनीयता इसका अभिप्राय बाजार कीमत और विदेशी करेंसी को खरीदना तथा बेचने से है, और ये सिर्फ विदेशी सौदों के लिए होता है। क्लियर है? इसके अंदर पूंजी संबंधी सौदों को नहीं लिया जाता। तो सिर्फ लेना क्या है? वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात लेना, बस। नंबर 2, कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके ऊपर अगर ब्याज आ रहा है या लाभांश आ रहा है तो उसका भुगतान, ठीक है ना। तो वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात, ब्याज और लाभांश का भुगतान। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, लाभांश मतलब डिविडेंड। लाभांश होता है शेयर के ऊपर, ब्याज होता है आपका नॉर्मल अदर देन शेयर के ऊपर, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड का भुगतान। उसके अलावा परिवार के खर्चे के लिए भेजी हुई रकम, यानी अगर आपके मान लो जो फैमिली है बाहर रहती है, ये यहाँ रहती है, और उसके लिए आप कहीं से ट्रांसफर कर रहे हो पैसे को, तो क्या करना पड़ेगा? वही विदेशी करेंसी चाहिए होगी बेचने खरीदने के लिए, है ना, जो भी है। तो ये डीलिंग के लिए भी हमने इसको अनुमति दे रखी है। यानी इन 3 चीजों की तो अनुमति थी आंशिक परिवर्तनीयता में, जिसमें आप दूसरे देश की करेंसी को क्या कर सकते, खरीद या बेच सकते थे। तो किन के लिए खरीद बेच सकते हो? इनके लिए, इन चीजों के लिए आप विदेशी करेंसी को खरीद या बेच सकते थे, मगर पूंजी वाले के लिए नहीं करना। पूंजी संबंधी में जैसे बता सकते हैं हम कि आपको जैसे शेष विश्व से क्या लेना है, लोन लेना है, नहीं कर सकते। मशीनें टाइप की चीजें होती है ना, एसेट्स परचेज करना, कोई चीज करना, तो उस चीजों के लिए बात यहाँ पे हुई नहीं है। तो लोन वोन टाइप की, इन्वेस्टमेंट टाइप की बातें यहाँ पे नहीं हुआ है। सिर्फ क्या बात हुई है? सिर्फ हुई है एक तो ब्याज लाभांश का भुगतान, वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात, और ये बस परिवार के खर्चे के लिए भेजी हुई रकम। बट पूंजी संबंधी सौदों को नहीं लिया है, कैपिटल आइटम्स की ट्रांजेक्शन नहीं ली है, ठीक है ना, बड़ी ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ आंशिक यानी कुछ हद तक वाली को लिया। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एलपीजी के क्या अच्छे प्रभाव, मैंने बोला था कोशिश करते हैं इसी पार्ट में खत्म करने के इस चैप्टर को। तो अब एलपीजी के अच्छे प्रभाव पढ़ लेते हैं। देखो पहला प्रभाव क्या है? एलपीजी मतलब मैंने बता देता ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्लियर है? तो अच्छे प्रभाव ये है कि पहला, राजकोषीय घाटे पर रोक लगा। क्या लगा? राजकोषीय घाटे पर रोक लगा। राजकोषीय घाटा मैंने बजट में पढ़ाया हुआ है, प्लीज बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि प्लीज पढ़ो उसको भी, ठीक है ना। मैंने चैप्टर सारे खत्म करवा दिया आपके। राजकोषीय घाटा मैंने वहां पे बताया था कि जब आपका जो व्यय जो है ना, वो किससे ज्यादा हो जाता है? आय से ज्यादा हो जाता है, यानी कुल व्यय कुल आय से ज्यादा हो जाता है, वो राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है ना। उधार छोड़कर ये बात की बात है। बट जब व्यय ज्यादा हो रहा है, यानी खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उस पर रोक लगी, पहला। नंबर 2, मुद्रास्फीति पर रोक। यानी मुद्रास्फीति क्या होता है? जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, लगातार बढ़ने लग जाती है, और मुद्रा की वैल्यू गिरने लग जाती है। देखो दोबारा बता रहा हूं, क्या बोला मैंने? जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वस्तु और सेवाएं हैं, उनकी कीमतें तो बढ़ रही है, और जो मनी की वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी बहुत बुरी स्थिति है, मनी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, मुद्रा की कीमत गिरती जा रही है, और गुड्स एंड सर्विस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, महंगी हो रही है सारी वस्तुएं। तो उस पर लगा क्या? रोक। तो ये अच्छा होने लग गया। पहला, राजकोषीय घाटे पर रोक। दूसरा, मुद्रास्फीति पर रोक। 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, बेसिक से पॉइंट है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एमसीक्यू अगर बनता है, आपको 3 पॉइंट दे देगा और 1 पॉइंट कहीं और से दे देगा, तो पहचान जाना इसके पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है ना, कौन से पॉइंट अच्छे प्रभाव के हैं और कौन से पॉइंट बुरे प्रभाव के हैं। क्लियर है? नंबर 3, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। यानी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है, भंडार होता है विदेशी विनिमय का, उसकी कोष में, भंडार में वृद्धि होने लग गई थी। यानी बाहर की करेंसी का भंडार बढ़ने लग गया था हमारे पास। क्लियर? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लग गई थी, और निर्यात में वृद्धि होने लग गई थी। देखो 5 पॉइंट तो बहुत आसान से है। पहला, राजकोषीय घाटे पर रोक। नंबर 2, मुद्रास्फीति पर रोक। नंबर 3, विदेशी विनिमय का जो कोष था उसमें वृद्धि हुई। नंबर 4, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नंबर 5, निर्यात में वृद्धि। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। छठा, औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक। क्या लिखा हुआ है? औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक। यानी यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन को प्रेरणा मिली है, बढ़ने लगा,
ठीक है ना। और खासकर कौन सा, आईटी उद्योग। कौन सा उद्योग, आईटी उद्योग जो है इसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है और भारत की एक नई पहचान बनी है आईटी उद्योग में। क्लियर है। चलो, एकाधिकार बाजार से प्रतियोगी बाजार की ओर खिसकाओ। पहले हमारे क्या ड्रामा था, एकाधिकार बाजार का ड्रामा था, जिसपे एक का अधिकार होता था, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस रख लेता था, कुछ भी कर लेता था, ठीक है ना। बट अब ऐसा नहीं, प्रतियोगी बाजार की ओर हम खिसकाओ गए, क्योंकि अब हम ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे थे, ठीक है। अलग अलग मार्केट्स, नए नए प्रतियोगी यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या एक प्रतियोगी बाजार बना, यानी कॉम्पिटिशन वाला मार्केट हमें देखने को मिला। क्लियर हो गया। एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान हुई, यानी एमर्जिंग मतलब उभरना। तो एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में क्या हुआ, भारत की क्या हुई है, पहचान हुई। उसके अलावा हाँ एक सेकंड है, उसके अलावा अगला पॉइंट एक मिनट देखते हैं क्या है, एक मिनट का ब्रेक दो मुझे। हाँ तो देखो एक कॉल आ गई थी, इसलिए मुझे रुकना पड़ा था। तो भारत की पहचान तक हो गया। उसका जो निजी विदेशी निवेश था उसमें भी क्या हुआ, प्रभाव हुआ। जो निवेश था वो बढ़ा, विदेशी निवेश, जिसमें मैंने आपको दो निवेश पढ़ाए हैं, बार बार मैं बोलता हूँ। एक तो आपका पोर्टफोलियो यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो संस्थागत निवेश होता है वो, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है ना। तो इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या मिली, बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके अलावा उपभोक्ता की प्रभुता, ये मैंने आपको समझाया था, फिर भी इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है, एंड में। उपभोक्ता प्रभुता वो होता है जब आप उपभोक्ता के अकॉर्डिंग, यानी उसकी जो चाह है, उसका जो मन है ना, उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स बनाते हो, उसे कहते हैं उपभोक्ता की प्रभुता। तो इसको ध्यान में रखा गया इसमें, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस को लाया गया, ठीक है ना। चलो, तो कितने पॉइंट हो गए, 10 तो हो गए हमारे। राजकोष के घाटे पर रोक, मुद्रास्फीति पर रोक। नंबर 3 विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। नंबर 4 राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नंबर 5 है आपका निर्यात में वृद्धि। नंबर 6 औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक, यानी आईटी उद्योग में खासा भारत का, मतलब एक भारत को बढ़ता हुआ देखा गया पूरे विश्व में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा एकाधिकार बाजार से प्रतियोगी बाजार की ओर खिसकाव हो गया था, यानी अब आप एकाधिकार बाजार से कहां चले गए थे, प्रतियोगी बाजार की ओर शिफ्ट होने लग गए थे, ठीक है ना। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या था आपका, निजी निवेश का प्रवाह, ठीक है ना। निजी निवेश जो विदेशी निवेश था उसका प्रवाह हुआ। और आगे इसके बाद है उपभोक्ता की प्रभुता, डन। और ये मैंने पॉइंट नंबर 8 बता दिया, एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की पहचान, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कंपायमान अर्थव्यवस्था, जो उसका एक पॉइंट और है, इसको देख ले, वाइब्रेंट इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमी कहते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो वाइब्रेंट इकोनॉमी होता क्या बच्चे, ध्यान से देखो। यह उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की आपातकालीन भूमिका, यानी उस टाइम पे जो हमारे यहाँ देखो तकनीक जो थी बहुत पुरानी थी, है ना। तकनीक पुरानी थी, जो आपातकालीन स्थिति जो पैदा हो रही थी ना, उसके बजाय गतिशील परिवर्तनों की ओर जोर देता है। तो उसने बोला जो हमारे यहाँ जो तकनीक की क्या नाम है दिक्कत थी, आपातकालीन जो स्थिति पैदा हो रही थी, उसकी जगह पे आप स्थिति लिख सकते हो यहाँ पे, प्रौद्योगिकी आपातकालीन स्थिति के बजाय गतिशील परिवर्तनों की ओर जोर देता है। साथ ही साथ ये बोलता है कि जो उत्पादन बाजार उन्मुख करवाना, यानी उत्पादन उन्मुख का मतलब होता है कि प्रोडक्शन मार्केट की ओर ओरिएंटेड है, प्रोडक्शन मार्केट ओरिएंटेड होता है, उस पर ध्यान देता है उत्पादन पे। साथ साथ इसका उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है ना। तो इसके अलावा उत्पादन बाजार उन्मुख और लाभ का उद्देश्य उत्पादन निर्णय का एक महत्वपूर्ण मापदंड बन जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, कंपायमान अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो आपका जो प्रौद्योगिकी का जो अभाव था ना, आपके यहाँ कमी थी ना, उसको छोड़ करके यानी उसको खत्म किया जाता है और एक गतिशील परिवर्तन की ओर जोड़ दिया जाता है। क्लियर। साथ साथ जो इकोनॉमी है उसको क्या बनाया जाता है, उत्पादन बाजार उन्मुख बनाया जाता है, जिसमें उत्पादन किया जाएगा, मार्केट में लाया जाएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट कमाया जाएगा। ये सब चीजें मोटिव जो होता है ये सब देखने को मिलता है। क्लियर ना। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा उत्पादन बाजार उन्मुख और लाभ का उद्देश्य उत्पादन निर्णयों का एक क्या है, महत्वपूर्ण मापदंड बन जाता है। इसके अंतर्गत कंपायमान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्या बन जाता है, मापदंड बन जाता है। अर्थात मेरे अकॉर्डिंग से जीवंत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, मुझे नहीं पता बुक में है या नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग देखो मैंने यहाँ पे जीवंत अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। क्या लिखा है, जीवंत अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो जो कंपायमान अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक सुरक्षा और नए अवसरों तक पहुंच प्रदान करने, आप यहाँ पे नए अवसरों भी लिख सकते हो या सिर्फ अवसरों भी लिख सकते हो, जो ऐसे अवसर जिनमें अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, है ना। तो जो हमारा कंपायमान अर्थव्यवस्था है वो क्या बोल रहा है, आर्थिक सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के लिए लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य
और कल्याण में क्या दे रहा है, योगदान दे रहा है। देख लो अटपटा सा मैंने समझा दिया है, मैंने एक सर के ऊपर जाता है। कंपायमान अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो प्रौद्योगिकी यानी जो आपका टेक्नोलॉजी टेक्निक वैक्निक का जो अभाव था उसको हटा करके उसको खत्म किया जाता है और गतिशील परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है। साथ साथ में ये आपका उत्पादन बाजार उन्मुख होता है, मार्केट जो प्रोडक्शन मार्केट जो है ओरिएंटेड होता है और लाभ का उद्देश्य इसका होता है, जो कि उत्पादन निर्णयों पर क्या करता है, एक के लिए महत्वपूर्ण मापदंड बन जाता है। क्लियर। उसके अलावा जो हमारा कंपायमान अर्थव्यवस्था को जीवंत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जो कि आर्थिक सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच प्रदान करके क्या है, जो आपकी आर्थिक सुरक्षा उसको और जो नए अवसर है या फिर जो अवसर है वहां तक पहुंच प्रदान करके लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण पर क्या देता है, योगदान देता है। में योगदान देता है, लोगों के और समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है। कैसे योगदान देगा, आर्थिक सुरक्षा और अवसरों तक पहुंच प्रदान करके, यानी उनको भी प्राप्त करने में ये जोर दिलवाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने काफी टाइम लगा दिया इस पॉइंट पे भी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो आगे देखिए अब एलपीजी नीतियों के बुरे प्रभाव, ठीक है ना। देखो इसमें कितने पॉइंट है, इसमें हमारे पास 9 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट हमारा कृषि की अवहेलना, यानी कृषि को नेग्लेक्ट कर दिया गया था। बेटा क्या है, कृषि को नेग्लेक्ट किया गया था, तो कृषि की अवहेलना सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें। कैसे, कृषि के अंतर्गत जो निवेश होता था उसमें गिरावट की गई। क्या की गई, कृषि के अंतर्गत जो निवेश होता था उसमें गिरावट देखने को मिली। अनुदानों की वापसी, जो सब्सिडी टाइप जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी कृषि क्षेत्र के लिए, उसमें क्या देखने को मिली है, अनुदानों में भी क्या मिली है, गिरावट देखने को मिली है। 2 पॉइंट तो क्लियर होते हैं आपके, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, कृषि की जो अवहेलना था उसमें हमने क्या पढ़ा, निवेश में गिरावट। दूसरा अनुदानों की वापसी। तीसरा है खेती के स्वरूप में ही खिसकाव हो गया। बताओ, खेती के स्वरूप में खिसकाव होने के कारण लोग अब जो पहले ना खुद के लिए क्रॉप्स उगाते थे, ये करते थे ना, अब वो नकदी फसलें उगा रहे थे। मैंने कई बार पढ़ाया है, ठीक है ना, इसी चैप्टर जो पिछले चैप्टर्स गए हैं कुछ, उसमें बताया था मैंने, किसान अब नकदी फसलों की ओर जा रहे हैं, कैश क्रॉप को उगाते हैं। क्या उगाते हैं, कैश क्रॉप, जिससे वो बेच करके वो पैसा कमा सके। अब ये अच्छी चीज है, ये देश के लिए बुरा नहीं, अच्छा है, बट दिक्कत क्या है, इससे किसानों को क्या है, बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। कि बाजार तो अनिश्चित है ना, अब कुछ भी हो सकता है उसमें, तो उसका सामना करना पड़ जाता है। पहला, निवेश में गिरावट, अनुदानों यानी जो सब्सिडी थी उसमें भी गिरावट हो गई। तीसरा, खेती के स्वरूप में खिसकाव, यानी आपका जो खेती थी वो कैश क्रॉप यानी नकदी फसलों की ओर शिफ्ट होने लग गई थी, जो कि अच्छा था, देश के लिए अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, बट दिक्कत है कि किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा था। डन। आगे, आयात प्रशुल्क में कटौती, यानी जो आयात के जो जब हम आयात करते तो जो उसमें रेट टैरिफ रेट्स होते थे वो कम किए गए, जिससे आयात क्या हो गया, सस्ता हो गया। अब आयात सस्ता हो गया तो एक तो प्रतियोगिता बढ़ गई, ठीक है ना, और वो भी कैसी वाली, अस्थिर, क्योंकि देखो जो प्रतियोगिता होती है ना वैश्विक, वो सारी अस्थिर होती है, ठीक है, फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कम तो कभी ज्यादा, उटपटांग टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो अस्थिर वैश्विक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ गया था हमारे कृषि क्षेत्र को। क्लियर हो गया, तो पहला पॉइंट क्लियर। कृषि की अवहेलना, निवेश में गिरावट, इन्वेस्टमेंट गिरा, सब्सिडी में गिरावट की गई, खेती के स्वरूप में खिसकाव, यानी वो नकदी फसलों की ओर शिफ्ट हुए, बट बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ गया था। साथ में आयात प्रशुल्क में कटौती की गई, जिससे आयात सस्ते हो गए और अस्थिर वैश्विक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। चलो, विनिवेश देखने को मिला, यानी निवेश में गिरावट, ठीक है ना। विनिवेश क्या होता है, निवेश जब आप बेच देते हैं, सरकार अपना कुछ उद्यम को निजी उद्यमों को बेच देते हैं, तो मैंने बताया था निजी उद्यमों को बेच दिया, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही, तो विनिवेश हुआ। बेरोजगारी देखने को मिली थी, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा जो ये टाइम पीरियड चल रहा था एलपीजी वाला, उसमें आपको क्या देखने को मिली, जॉबलेस ग्रोथ। क्या देखने को मिली, जॉबलेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ तो हुई मगर जॉब नहीं थी बच्चे। क्या थी, जॉब नहीं थी। आप इसको बोल सकते हो रोजगार रहित समृद्धि। क्या, रोजगार रहित समृद्धि, इसको हिंदी में बोलते हैं रोजगार रहित समृद्धि, यानी ऐसी समृद्धि, ऐसी ग्रोथ जो रोजगार रहित थी, ठीक है, यानी बेरोजगारी वाली थी, जिसमें क्या नाम है, रोजगार था ही नहीं लोगों के पास, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर होते बेटा। तो रोजगार रहित समृद्धि यानी जॉबलेस ग्रोथ। ओके, अगला पॉइंट है राजकोषीय नीति गंभीर तनाव की स्थिति में आ गई थी। अब कैसे आ गई, देखो सरकार सोच रही थी कि किसी तरह से लोगों को कर के बारे में बताया जाए, उन्हें बताया जाए कि टैक्स भरना चाहिए एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या चीजें, तो उनको प्रोत्साहित करने के चक्कर में सरकार टैक्स रेट कम करने लग गई, ठीक है, और भी बहुत कुछ किया, जिससे कि सरकार का जो राजस्व था ना, जो आय थी, उसमें क्या कमी आने लग गई थी, घाटे की ओर सरकार जा रही थी, ठीक है। तो
राजकोषीय नीति जो थी, आय और व्यय से संबंधित नीति, ये गंभीर तनाव में थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जो भी कर रहे थे ना उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल रहा था। चलो, औद्योगिक विकास में कमी क्यों? क्योंकि आयात से आपने मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिबंध तो हटा दिया, अब उससे आयात सस्ते हो गए, और आयात सस्ते हो गए तो भाई साहब जो बाहर की जो कंट्री की जो कंपनीज एंड ऑल थे वो हमारे घरेलू उद्योगों को कॉम्पिटिशन देने लग गई उद्योगों को। और गारंटेड है जब आयात सस्ते हो गए और उनका बाहर वालों के पास नई नई टेक्नोलॉजी ऊपर से, ठीक है, तो उन्हीं का प्रोडक्ट बिकेगा, हमारे घर का सुनो प्रोडक्ट बिकेगा देश के अंदर जो उद्योग है। तो यहाँ पे भी दिक्कत देखने को मिली। क्लियर हो गया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट, विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण, यानी ज्यादातर जो जोर था बेटा वो शहर के ऊपर था, जिससे ग्रामीण और शहरी अंतर क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो काफी आसान पॉइंट है बट ज्यादा पॉइंट है, ठीक है ना। कृषि की अवहेलना पहला पॉइंट। नंबर 2, विनिवेश, बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी कौन सी? रोजगार रहित जो समृद्धि थी, यानी जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है ना। तो हिंदी में लिख लो, बार बार बोल रहा हूं, रोजगार रहित समृद्धि, ठीक है। तो बेरोजगारी यानी जॉबलेस ग्रोथ। तो राजकोषीय नीति गंभीर तनाव की स्थिति में आ गई थी, ठीक है, कि जो भी किया जा रहा था उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल रहा था। डन। उसके अलावा औद्योगिक विकास में कमी। औद्योगिक विकास क्यों कमी देखने को मिली? क्योंकि आयात से मात्रात्मक और गुणात्मक आपने क्या करा? प्रतिबंधों को हटा दिया, और प्रतिबंध हटाने के कारण आयात क्या हो गए थे बच्चे आपके? सस्ते हो गए थे। क्या हो गए थे? सस्ते हो गए थे। डन है। विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण से ग्रामीण और शहरी अंतर बढ़ गया। साथ में एक तरफा समृद्धि प्रक्रिया देखने को मिली, है ना, लॉपसाइडेड, ठीक है, ग्रोथ देखने को मिली, जिस ग्रोथ प्रोसेस देखने को मिली, जिसका मतलब है कि सिर्फ सेवा क्षेत्र, आपको पता ही है सबसे ज्यादा जो जॉब्स है ना वो सेवा क्षेत्र में है, टर्जरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में है। तो इसमें आपको ज्यादा समृद्धि देखने को मिली, बट बाकी दो क्षेत्र बेचारे गए, निकलते चले गए, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, है ना, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी जो होता है, ठीक है ना, कृषि वाला हो गया जो आपका, और दूसरा कौन सा? विनिर्माण जो उद्योग होता है, उस आपका सब खत्म सा, मतलब बहुत कम हो गया था। तो ज्यादा जो समृद्धि दिखा, अच्छा जो विकास दिखा ना, वो आईटी वाईटी वाले क्षेत्र में दिखा, यानी ये वाले में, ठीक है। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इसी में ही है। अब बाकी सब जगह क्या? अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं बेरोजगारी है ना। चलो, तो क्या एलपीजी के कारण क्या ग्रोथ देखने को नहीं मिली? बेटा ग्रोथ तो देखने को मिली, बट कौन सी ग्रोथ देखने को मिली? जॉबलेस वाली, ये याद रखना हमेशा। उसके अलावा आर्थिक उपनिवेशवाद, ठीक है ना, सॉरी। तो आर्थिक उपनिवेशवाद में क्या लिखा है कि अभी तो इंडिया जो था ना वो पहले तो अंग्रेजों से अभी कुछ टाइम पहले आजाद हुआ, उन्होंने 200 साल तक तो इंडिया को दबा के रखा, गर्दन दबा के रखी थी इंडिया की, आपको पता है। उसके बाद जब अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल भगाया, या फिर वो जैसे भी कोशिश की कि उनको देश से निकालने की, ठीक है ना, उनको भगाया गया देश से, युद्ध वुद्ध हुए, संग्राम जो भी लड़ाई वड़ाई हुई सब करी, और उसके बाद आज देखें तो आज फिर दोबारा किसको सर पे बैठा दिया? एमएनसीज को। अब ये एमएनसीज भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना क्या कर रही है? आजकल आर्थिक नियंत्रण बढ़ा रही है, और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भारतीय बाजारों का क्या कर रही है? लगातार शोषण कर रही है, जिससे हमारा जो बाजार है वो तो कमजोर हो रहा है। किसके लिए? हमारे प्रोडक्ट के लिए। बट जो बाहर का जो विदेशी प्रोडक्ट है उसके लिए वो मजबूत बन रहा है, यानी हम लोग जो उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं, बाहर वाले देश के प्रोडक्ट को। तो ये दिक्कत है, यानी एक तरह से हम दोबारा बाहर वाले देश को कब्जे वाले काम ही कर रहे हैं, ठीक है, सुधरेंगे नहीं ना, दिक्कत यहाँ है। उसके अलावा उपभोक्तावाद का फैलाव, उपभोक्तावाद का फैलाव, बेटा ये पॉइंट यार ना, वहां पे प्रभुत्व था, ठीक है ना, ये पॉइंट पढ़ाया था मैंने उस वाले में, अच्छे प्रभाव में। यहाँ पे उपभोक्तावाद का फैलाव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल जो उपभोक्ता है ना वो ब्रांड इन सब के पीछे भाग रहा है पागलों की तरह, और जिसके कारण फिजूल खर्ची, ठीक है, ये फिजूल खर्च होता है, फालतू के ड्रामेबाजी ने ये ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। आजकल लोग ब्रांड इनकी और खिसक रहे हैं, पहली पॉइंट। नंबर 2, जिसके कारण भारतीय समाज जो है ना वो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। बेटा पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है, इसका मतलब भारतीय समाज कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? चाहे उधार ले लेंगे मगर खर्च जरूर करेंगे, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आजकल क्या है, उधार लेकर के खर्च करने में को भी सही ठहराया जा रहा है। उधार ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। क्लियर है ना? पहले होता था कि जब लोगों का पैसा होता था वो खर्च करते थे, मेहनत करते, बट आजकल नहीं, उनको चाहिए कोई नहीं, उधार ले लो बट खर्च कर लो। देख लो हर चीज के लिए हो रहा है, बाइक लेनी है लोन ले लेते हैं, ईएमआई पे ले लेते हैं, घर लेना है इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, है नहीं बट पैसा ले रहे हैं। तो बेटा ये इस टाइप का तो है क्या नहीं, उपभोक्ता मतलब खरीद तो रहा है चीजें बट कैसे लेकर के? उधार लेकर के खर्च कर रहा है। तो यही पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है ना।
तो उपभोक्तावाद का जो है फैलाव हो रहा है। डन। तो मैंने काफी अच्छे ढंग से, मुझे लगता है ये दोनों बता दिए मेरे अकॉर्डिंग तो काफी अच्छे ढंग से, बाकी आपके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं पता, क्या पता आपको समझ में आया भी है या नहीं आया, ठीक है ना। अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा से अंदर से फील होता है कि हाँ अगले के समझ में आ रहा है। डन। तो यहां तक मैं मिटा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो अब आगे देखिए, ठीक है ना, कुछ बची कुची चीजें खत्म करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है द्विपक्षीय या द्विपक्षीय, ठीक है ना, द्विपक्षीय भी हो सकता है द्विपक्षीय, ठीक है, व्यापार समझौता कौन सा है, तो बेटा देखो साफ साफ लिखा हुआ है दो पक्ष वाला, है ना, यानी ऐसा व्यापार समझौता जो दो देशों के मध्य हो खाली, उसे कहते हैं द्विपक्षीय या द्विपक्षीय व्यापार समझौता। क्लियर। तो द्विपक्षीय व्यापार समझौते उन व्यापार संबंधी समझौतों को कहते हैं जो एक देश दूसरे देश के साथ करता है, यानी जिन्हें एक देश दूसरे देश के साथ करता है उन्हें कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार समझौता, ठीक है ना। बात को ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है, यानी ये दो देशों के मध्य हो रहा है। क्लियर है। तीसरा देश इसमें नहीं आएगा, सिर्फ दो देशों के बीच में जो व्यापार समझौते हो रहे हैं उन्हें क्या बोला, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। बट अगर यहीं पे अगर कई देशों यानी दो से ज्यादा देशों के बीच में अगर ये व्यापार समझौता हो रहा था उसको बहुपक्षीय व्यापार समझौते कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपक्षीय व्यापार समझौते। तो ये वो व्यापार समझौते होते हैं, ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार समझौते उन व्यापार संबंधी समझौते को कहते हैं जिन्हें एक देश संसार के कई देशों, देखो लिखा ना, संसार के कई देशों के साथ करता है, यानी कई देशों के मध्य होता है, यानी दो देशों से ज्यादा यहां कवर होंगे और सिर्फ दो देश यहां कवर होंगे। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मैंने पढ़ाया हुआ है बट फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने कब पढ़ाया था मैं बार बार बोलता हूं, ये दूसरी बुक में पढ़ाई हुई चीजें हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अभिप्राय शेष विश्व में, यानी आप जब एक देश दूसरे देश में क्या करता है, परिसंपत्तियां खरीदता है, यानी एसेट्स खरीदता है। क्या खरीदता है, एसेट्स खरीदता है, और उसके ऊपर उसका क्या होता है, नियंत्रण भी होता है। दोबारा देखो ध्यान से, यानी जब एक देश दूसरे देश में क्या करता है, परिसंपत्तियां खरीद रहा है, यानी संपत्ति खरीदेगा, परिसंपत्ति यानी एसेट्स होता है, ठीक है, उनको खरीद रहा है और उसके बाद उसके ऊपर उसका नियंत्रण भी है, तो उसे कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जैसे कोक हो गया, पेप्सी, डोमिनोज, ठीक है, दूसरे देश में जाकर के इस टाइप की चीजें क्या कर रहे हैं, ओपन कर देता है और उसके ऊपर अपना पूरा नियंत्रण हो रहा है। जैसे मान के चलो आपने अमेरिका में, या एक काम करते हैं, आपने चाइना में आपने जमीन खरीदी, मान लो लैंड खरीदी, तो बेटा लैंड के ऊपर भी आपका पूरा कंट्रोल है, तो वो किस टाइप का, एफडीआई का एग्जांपल हो जाएगा ना। ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको आप एक देश में दूसरे देश में किया हुआ है और उसके ऊपर उसका कंट्रोल भी है, क्या खरीदने वाले का कंट्रोल भी है, तो उसे बोल दिया एफडीआई। बट जब देश दूसरे देश यानी शेष विश्व में कभी परिसंपत्ति को खरीदता है बट उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता, तो उसे कहते हैं विदेशी संस्थागत निवेश, यानी पोर्टफोलियो निवेश भी बोलते थे। मैंने बताया था ना, इसे पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं। या तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश लिख लो या पोर्टफोलियो निवेश लिख लो, एक ही बात है। तो इसमें भी शेष विश्व में परिसंपत्तियां खरीदी जाएगी मगर उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आपने किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए, सपोज करो मैंने कोई अमेरिका की कोई कंपनी है और उसके मैंने 2 शेयर खरीद लिए, तो क्या मैं कंपनी में कंट्रोल कर लूंगा क्या? नहीं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट तो करा है, परिसंपत्ति तो खरीदा है, बट उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर हो गया? यहां तक 4 डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दी है। पहले द्विपक्षीय, फिर बहुपक्षीय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और विदेशी संस्थागत निवेश जिसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो खाली, है ना। आगे, यह केवल भारतीय शेयर बाजार में, यानी विदेशी संस्थागत निवेश केवल भारतीय शेयर बाजार में विदेशी बैंकिंग और जो गैर बैंकिंग संस्थाएं, यानी विदेशी बैंकिंग संस्था और विदेशी गैर बैंकिंग संस्था का निवेश की बात करता है खाली। दोबारा बोल रहा हूं, विदेशी संस्थागत निवेश भारतीय शेयर बाजार में केवल विदेशी बैंकिंग संस्थाएं और विदेशी गैर बैंकिंग संस्थाओं का निवेश है खाली। गैर बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड है, गैर बैंकिंग मतलब जो बैंक वाले नहीं है, अदर देन बैंकिंग है, ठीक है ना, बट वो भी निवेश कर रहे हैं, तो उनकी बात कर रहा है। तो बैंकिंग और गैर बैंकिंग कौन सी वाली? विदेशी वाली, ठीक है, उनका निवेश की बात करता है ये। क्लियर हो गया?
अगला हमारा उपभोक्ता की प्रभुता, क्योंकि इस शायद इस नाम ने आपको थोड़ा परेशान किया भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट मैंने बार बार बताया था जगह जगह, तो आपको क्लियर होना चाहिए, बट फिर भी मैंने लिखवा दिया है। उपभोक्ता की प्रभुता का मतलब होता है, इससे अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ता की पसंद द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी जिसके अंतर्गत, यानी उपभोक्ता की प्रभुता एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि उपभोक्ता संप्रभु है और उसके चयन और प्राथमिकता के द्वारा उत्पादक यह निर्धारित करता है, यानी उपभोक्ता को देख करके, उसको समझ करके उत्पादक ये निर्धारित करता है कि उसे क्या उत्पादन करना है और उसे कितना उत्पादन करना है। क्लियर है ना? बहुत आसान सी डेफिनेशन है उपभोक्ता की प्रभुता, यानी इसका अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन उपभोक्ताओं की पसंद द्वारा निर्धारित करने से है, क्योंकि उपभोक्ता संप्रभु है और उसके चयन तथा प्राथमिकता के द्वारा उत्पादक यह निर्धारित करता है कि उसे क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। होप सो आपको सबको समझ में आ रहा है। प्लीज लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ठीक है? आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो और उनसे भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है ना? लाइक्स किया करो ताकि और अच्छा लगेगा इन वीडियोस को बनाते वक्त, ठीक है ना? प्लीज फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ते, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सीमा शुल्क अवरोध। देखो, अवरोध दो तरह से लगाए जा सकते हैं आयात पे, या तो सीमा शुल्क लगा लो या गैर सीमा शुल्क। देखो आप समझ, देखो गैर का मतलब क्या होता है? जो सीमा शुल्क नहीं है। तो सीमा शुल्क क्या है? सीमा शुल्क मतलब होता है जब आप हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके, यानी उच्च आयात शुल्क लगा करके, ठीक है ना, आप आयात को क्या करते हो? महंगा कर देते हो ताकि देश आयात ना करे। देखो आयात को रोकने के लिए क्या कर सकता है? आयात को महंगा कर लो ना, दूसरे देश से जो गुड्स आ रहा है उसको क्या कर दो? महंगा कर लो। और वो कैसे हो सकता है? जब आप उच्च आयात क्या लगाते हो? शुल्क लगाते हो। तो सीमा शुल्क अवरोध से अभिप्राय उच्च आयात शुल्क द्वारा लगाए गए अवरोध से, जिससे कि आयात को कम करने की कोशिश की जाती है ना? और गैर सीमा यानी जो उच्च आयात शुल्क द्वारा नहीं होता, जो उच्च आयात शुल्क यानी शुल्क का यूज करके हो रहा है, वो हमारा सीमा शुल्क। और जो उच्च आयात शुल्क द्वारा नहीं किया जाएगा अवरोध, वो गैर सीमा। यानी गैर सीमा में क्या होता है? गैर सीमा अवरोध, जो सीमा शुल्क अवरोध होते हैं, वो सामान्यतः कोटा यानी QUTA कोटा की बात करता है। कोटा अवरोध है। ये अवरोध आयातों पर मात्रात्मक रूप से लगाए जाते हैं, मात्रात्मक अवरोधों के रूप में लगाए जाते हैं। मात्रात्मक मतलब सरकार निश्चित करती है, ये बताती है कि जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं, जो भी चीज तुम आयात कर रहे हो, उसकी निश्चित मात्रा कितनी होगी, यानी एक लिमिट बता देगी कि इससे ज्यादा आप आयात नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो अगर कोटा निर्धारित हो गया, यानी कोटा मतलब कि कितना आप, कितनी मात्रा का आप आयात कर सकते हो किसी देश से, तो अगर वो निर्धारित हो गया तो यानी उसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है कि आप ज्यादा आप आयात कर ही नहीं पाओगे, तो अब जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? गैर सीमा शुल्क। बट अगर उच्च आपने क्या लगा रखी है? टैक्स ड्यूटी टाइप की लगा रखी है, तो वो आपकी क्या हो गई? सीमा शुल्क अवरोध। क्लियर हो गया? मैं एक बार और रिपीट करूंगा, बट पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर्थिक, उसके बाद है आर्थिक द्वैतवाद। क्या है? आर्थिक द्वैतवाद क्या होता है? तो आर्थिक द्वैतवाद से अभिप्राय अर्थव्यवस्था का, देखो यहाँ पे बढ़ के लिखा हुआ है, किसका करना है? अर्थव्यवस्था का उत्पादन के परंपरागत और उत्पादन के आधुनिक क्षेत्रों में विघटन से है। विघटन मतलब खत्म होने से, एक तरह से कमी होने से है ना, डिसोल्यूशन होने से है। तो आर्थिक द्वैतवाद से अभिप्राय अर्थव्यवस्था का उत्पादन के परंपरागत और आधुनिक क्षेत्रों में विघटन से है। इसके अंतर्गत परंपरागत क्षेत्र, जो परंपरागत क्षेत्र होते हैं वो पारंपरिक प्रौद्योगिकी का यूज करते हैं, और जो आधुनिक क्षेत्र होते हैं वो आधुनिक टेक्निक का यूज करते हैं, पर निर्भर होते हैं। क्लियर हो गया? तो आर्थिक द्वैतवाद अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे इसमें पहले तो अर्थव्यवस्था का होगा, समाज का नहीं। अर्थव्यवस्था का उत्पादन के परंपरागत और आधुनिक क्षेत्रों में विघटन से, यानी जो परंपरागत क्षेत्र होंगे वो पारंपरिक ही प्रौद्योगिकी यूज करेंगे, नहीं पुरानी टाइप की टेक्निक यूज कर रहे हैं वो, और जो आधुनिक क्षेत्र होंगे वो नई टेक्निक यूज करेंगे, टेक्नोलॉजीज टाइप के ना, पर निर्भर करते हैं। तो तीन समझ में आ गए। सीमा शुल्क अवरोध, ये वो अवरोध होता है जो उच्च आयात शुल्क द्वारा लगाया जाता है। पर गैर सीमा शुल्क अवरोध ये वो होता है जो उच्च आयात शुल्क द्वारा नहीं लगाया जाता, बल्कि एक कोटा के रूप में लगता है, जिसमें हम आयात की मात्रा निश्चित कर देते हैं कि इतना ही आयात कर सकते हो आप, तो अवरोध तो लगा दिया ना।
आर्थिक द्वैतवाद अभी बताया मैंने, अर्थव्यवस्था का उत्पादन के परंपरागत और उत्पादन के आधुनिक क्षेत्रों में विघटन से, यानी जो परंपरागत क्षेत्र होंगे इसके अंतर्गत वो पारंपरिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे और आधुनिक वाले आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे। सामाजिक द्वैतवाद होता है जिसमें समाज का, उसमें अर्थव्यवस्था का आता है, इसमें समाज का धनी और निर्धनों के बीच में विघटन से है। क्लियर है? उसमें अर्थव्यवस्था का था, इसमें समाज का धनी और निर्धनों के बीच में विघटन से है। ठीक है, आप एक नंबर का पॉइंट याद रख लेना, 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन के कारण, यानी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, बेटा लिख लीजिए MENT, ठीक है ना लिख लीजिए। तो 1980 के दशक में क्या होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण, किसके कारण, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण भारत में संकट का पता चला था। बेटा किसका पता चला था, भारत में संकट का पता चला था, यहां तक लिख लीजिए बेटा। ठीक है ना, तो 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन के कारण, यानी अकुशल मैनेजमेंट यानी के कारण भारत में संकट का पता चला था। ठीक है, तो एक मिनट याद रख लेना थोड़ा बहुत, है ना, जिसके बाद फिर ये सुधार उधार लेके आए थे, है ना, उसके बाद ही तो 90 जो 1980 का दशक चला था, वो जो 10 साल का जो गैप होता है उसके बाद ही पता चला, तो उसके बीच में ये हरकतें समझ में आ गई थी कि उटपटांग हो रहा है काम, भारत संकट की स्थिति में है, तो उसको उभारने के लिए फिर क्या किया गया था, फिर वही नई नई रिफॉर्म्स एंड ऑल लाए गए थे। ठीक है ना, तो चैप्टर भी यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और इसके बाद एक चैप्टर नंबर 5 करेंगे। देखो 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हम, ठीक है ना, अब मात्र 3 चैप्टर रहते हैं बस। ठीक है ना, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।